नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिल्वर एजुकेशन। दोस्तों, इस समय देश में महामारी का प्रकोप है, तो आप लोग पता नहीं ठीक से पढ़ पा रहे होंगे कि नहीं, लेकिन जिन बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम है वो काफ़ी चिंता में होंगे, काफ़ी टेंशन लिए होंगे कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, क्यों हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग के लिए मैं YouTube पे क्लास चला रहा हूँ, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और घर पे बैठ के आप कुछ ना कुछ करते रहिए, खाली दिमाग रहेगा तो आप लोग परेशान होंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं फिज़िक्स का क्लास 10 की फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 की फ़िज़िक्स में मैं इकाई 1, इकाई 2, दो इकाई में डिवाइड किया गया है इसको, जिसमें इकाई फर्स्ट में आपको प्रकाश से संबंधित टॉपिक पढ़ने हैं और इकाई सेकंड में आपको विद्युत धारा से संबंधित या विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आपको चैप्टर पढ़ने होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों, आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है तो आप पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए एक एक टॉपिक के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करता हूँ। इसके बाद मैं चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, पहला यूनिट है क्लास 10th की फ़िज़िक्स का पहला यूनिट है लाइट। लाइट से संबंधित जितने चैप्टर हैं वो यहाँ आप सबके समक्ष रखे गए हैं, जिसमें पहला है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और इस चैप्टर में आपको प्रकाश कैसे मुड़ता है, कब क्या क्या कंडीशन में मुड़ सकता है, क्या क्या कंडीशन में नहीं मुड़ता है, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो अब सेकंड है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन से एक परावर्तन के विपरीत या फिर कह सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की क्रिया जो है अपवर्तन है। वही अपवर्तन समतलों पर यहाँ पे दिखाया गया है। अब एक अपवर्तन आपको एक चैप्टर इसके बारे में और पढ़ना है, गोली तलों पर यानी लेंस पे। अब जब हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ लेते हैं तो लेंस से संबंधित ये चैप्टर है आपका मानव नेत्र। इसमें हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं और किस तरह से उसका प्रतिबिंब हमारी आँख पे बनता है, और हमको कोई भी वस्तु अंधेरे में या फिर उजाले में किस कारण से कैसे दिखाई देती है, उसके बारे में आपका ये मानव नेत्र से ये चैप्टर चौथा चैप्टर मानव नेत्र है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर होगा प्रकाशिक यंत्र। इसमें आपको दूर की वस्तुएं नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए यंत्र किस तरह से बनाए जाते हैं और उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, फोकस दूरी क्या होनी चाहिए उसमें, उसके बारे में यहाँ पे अब पांचवा चैप्टर आपके प्रकाश का दिया गया है। अब अगला यूनिट है जिसमें विद्युत धारा आपको पढ़ना है। विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए। इसके बाद उसमें छठवां है विद्युत, और सातवां है विद्युत धारा तथा ऊष्मीय प्रभाव, आठवां विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, नौवां विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके ये सब चैप्टर जो हैं विद्युत धारा से संबंधित है। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो किस तरह से आता है, किस तरह से जाता है, उसमें क्या क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। प्रेरण जैसे मान लीजिए कोई वायर है, उसके चारों तरफ जो उसका चुंबकीय क्षेत्र फैला होता है, उसमें आपका कौन सा प्रेरण कार्य करता है, वो क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो लाइट का हमारा पहला चैप्टर है। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम प्रकाश के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि अगर प्रकाश के बारे में जानेंगे तभी वो किस प्रकार मुड़ा है, कैसे मुड़ा है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश क्या होता है। ये तो शायद सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। प्रकाश दोस्तों, आप ये बताइए दोस्तों कि प्रकाश के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको
तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि प्रकाश के द्वारा हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वो साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। या फिर दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान मतलब देखने वाला ज्ञान, जो प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश क्या है। पहला टॉपिक है आपका प्रकाश। दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई वस्तु को देखना है, ये वस्तु है, ये अंधेरे में रखी गई है, ये कमरा है, उसमें एक वस्तु रखी गई है। तो अंधेरे में जाएंगे दोस्तों, क्या हम इस वस्तु को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते जब तक इस पर मैं प्रकाश नहीं डालता। मान लीजिए टॉर्च लेके मैं जा रहा हूँ कमरे में, तो जब टॉर्च लेके मैं कमरे में एंट्री करूँगा तो मैं देखूँगा कि मुझे ध्यान आएगा कि मैं किसी वस्तु को किस जगह पे रखा हूँ। फिर वहाँ पे मैं टॉर्च के माध्यम से देखने का प्रयास करूँगा ऐसे। तो टॉर्च जब जलाएंगे ऐसे तो जाके ये प्रकाश ये हमारे वस्तु पे पड़ेगा और वस्तु पे पड़ने के बाद हमारी आँखों पे आएगा, तब हम इस वस्तु को हम देख सकते हैं। तो अब फिर से मैं एक बार डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बना रहे और आप लोग लगातार पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं कि प्रकाश की डेफिनेशन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या फिर प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश आपका क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश के गुण क्या है, या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश के लक्षण क्या हैं, या फिर प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, क्योंकि प्रकाश कैसे चलता है, अपना मार्ग बदलता है कि नहीं बदलता है, प्रकाश के क्या क्या सिम्टम होते हैं वो मैं देख सकते हैं। मतलब उस हिसाब से हम प्रकाश का प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रकाश के गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग 3-4 गुण जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको जान लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रकाश का गुण क्या है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम किसी भी चीज़ की मतलब क्वालिटी जानने की कोशिश करते हैं, तो आप मान लीजिए आप अपने दोस्त की क्वालिटी जानने की कोशिश करते हैं तो आप क्या बताते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बदमाश है, इसी तरह से आप बताते होंगे। तो जब इस तरह से बताते होंगे तो प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अगर गुण के बारे में हम पूछें आपसे तो आप यही बता देंगे ना कि प्रकाश क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और यही सब उसके गुण हैं। तो आइए हम गुण के बारे में देख लेते हैं। पहला गुण ये है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। आप लोग सुने होंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। मान लीजिए ये टॉर्च है, अब इसमें प्रकाश जा रहा है ऐसे। प्रकाश जब तक इसके मार्ग में कोई अवरोधन नहीं आता तब तक प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ बीच में कोई वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश मुड़ता है, ऐसे मुड़ सकता है, लेकिन जब तक कोई वस्तु नहीं रखेंगे ये प्रकाश कभी मुड़ेगा नहीं, ये अपने मार्ग पे सीधा चलता जाएगा जितनी इसकी क्षमता होगी। तो प्रकाश का पहला गुण आप लोग लिख लीजिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण, और निर्वात यही चलने की स्पीड क्या होती है। मान लीजिए कोई प्रकाश की स्पीड से चल सकता है, तो अगर निर्वात एक होता है, एक नॉर्मल वातावरण होता है। निर्वात मतलब जहाँ पे हवा या फिर और कुछ वहाँ पे उपस्थित न हो, मतलब एकदम खाली हो, यहाँ पे उसको एकदम ऑक्सीजन रहित कर दिया जाता है। तो उसमें प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको आप ऐसे लिखा हुआ भी पाएंगे कहीं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, कैसे करके मिला हुआ आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको भी बोल सकते हैं।
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ और है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब जब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलेगा तो आप इसकी तरंग दैर्घ्य भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं सब एक साथ करके प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब अगला है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। आप ये नोट कर लीजिए अलग से, क्योंकि ठोस तथा द्रव, क्योंकि परावर्तन हम इसके बाद पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है, तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठोस तथा द्रव के तलों पे प्रकाश का परावर्तन होता है। ठोस तथा द्रव के तलों पे प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। इसके बाद आपको अगला पढ़ना है दृश्य, अगला गुण है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आप लोग गुण के बारे में जान गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी कर लिए होंगे। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक हमारा है प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं, इसके पहले आप इसके बारे में जान चुके होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आइए यहाँ भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाशित होती हैं। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाशित होती हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल में आप नोट कर सकते हैं, जैसे सूर्य हो गए, मोमबत्ती हो गई, और भी बहुत चीज़ें हैं जो अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करती है। लालटेन हो गई, तो ये प्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आती है। क्योंकि सूर्य क्या करता है, अपने आप रोशनी देता है, ये किसी के सहायता से रोशनी लेने की कोशिश आपको नहीं देता, इतना तो जानते होंगे। अब आगे लालटेन मान लीजिए, लालटेन में मिट्टी का तेल डालते हैं वो बात अलग है, लेकिन लालटेन जब जला देते हैं तो स्वयं से प्रकाश देता है, वो आसपास के क्षेत्रों में प्रकाश फैला देता है। उसी तरह मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब भी हम जलाते हैं, जलाने के बाद हमारा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब जब तक मोमबत्ती पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक प्रकाश वो खुद से देती है। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत क्या आता है, लालटेन, सूर्य, इसके बाद मोमबत्ती, और भी एग्जाम्पल हैं, फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है। अब अदीप्त वस्तुएं, सेम उसका उल्टा, जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करे, जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करे, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु दोस्तों इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये इसके माध्यम से प्रकाश उत्पन्न, अगर ये प्रकाशित होगा तभी ये प्रकाशित होगा, अगर प्रदीप्त प्रकाशित है तभी ये प्रकाशित होगा, वरना कोई चांस नहीं है कि प्रकाशित हो, क्योंकि ये इसी के माध्यम से प्रकाशित होती हैं। अब अदीप्त वस्तुएं आपको समझ में आ गया होगा। अदीप्त वस्तुओं में आप ले सकते हैं, जैसे अदीप्त वस्तुओं में आप, अदीप्त वस्तुओं में जो अब वही है जो दूसरे से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ये सब अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। आइए एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, एग्जाम्पल में सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, और भी बहुत कुछ है। अब अदीप्त वस्तुओं में जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करें वो अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें हो गया सूर्य हो गए, सूर्य नहीं, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, ये सब अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया। अब साथ ही साथ नोट भी करते चलिए। अब आगे की टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम दोस्तों, जब भी कोई प्रकाश चलता है तो उसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपको टॉर्च जलाना है, टॉर्च का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब टॉर्च जलाने की कोशिश करते हैं तो अब यहाँ पे आगे एक लेंस लगाते हैं, लेंस लगाते हैं ताकि ये हमारा प्रकाश फैलाए, ठीक है। या फिर आप लेंस न भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये माध्यम कैसे है बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायु होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर और सब बहुत कुछ होगा। तो जब भी हम लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश ऐसे सीधे सीधे जाता रहता है। तो जब यहाँ से आगे निकलता है तो इसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ये प्रकाश आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे ठहर जाएगा। तो समझ में आया। तो प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम है, जैसे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश जा सकता है तो उसे हम क्या करते हैं, प्रकाशिक माध्यम। जिनमें से होकर प्रकाश गमन कर सकता है या फिर जा सकता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। वस्तुओं के चलने की क्षमता के आधार पे दोस्तों, वस्तु के चलने की क्षमता के आधार पे हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। वस्तु जब भी जो प्रकाश चलता है इसकी क्षमता के आधार पे ये 3 प्रकार का होता है, पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। पारदर्शक, अपारभासक, पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। अब ये क्या होता है, पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। पारदर्शक ये होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। पारदर्शक ऐसा मतलब, अगर मान लीजिए कोई ये शीशा ऐसा ले लीजिए आप, अगर यहाँ से प्रकाश डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रकाश, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश की किरण बहुत सारी हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, 1-2 कम आएगी प्रकाश, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश क्या होगा, इधर से इधर निकल जाएगा। तो ये इसे क्या कहते हैं, पारदर्शक। अब पारभासक क्या होता है, पारभासक ये होता है, मान लीजिए कि हम प्रकाश डालते हैं, प्रकाश हम जब किसी ऐसे तल पे डालते हैं जिसमें से ना बहुत ज़्यादा निकले ना बहुत कम निकले, मतलब ऐसा इतना प्रकाश निकले कि आपको बहुत ज़्यादा महसूस ना हो कि इसमें से प्रकाश भी आ रहा है। तो मतलब ऐसा है जैसे खुरदुरा हुआ तल होता है, इसमें से प्रकाश निकलता है, तो उसे क्या करते हैं, पारभासक। पारभासक में जैसे घिसा हुआ कांच, आप एग्जाम्पल में उसको ले सकते हैं। अब इसके आगे अपारदर्शक। अपारदर्शक से आप वैसे ही अनुमान लगा सकते हैं, मतलब जो इधर उधर प्रकाश जाए ही ना। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका ले लेते हैं या फिर लोहे का कोई ऐसा पदार्थ ले लेते हैं चपटा हुआ, जिसमें से प्रकाश डालने इधर से उधर जाए ही ना, इसे अपारदर्शक कहते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। आइए फिर से रिवीजन कर देते हैं। प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश गमन कर सकता है, जा सकता है, ऐसे माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और दोस्तों इसकी क्षमता के आधार पे हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। पारदर्शक जिनमें से प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है उसे पारदर्शक कहते हैं, और पारभासक जिनमें से प्रकाश थोड़ा बहुत जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई खुरदुरा हुआ तल हो गया। अपारदर्शक जिसमें से प्रकाश बिल्कुल ही न जाए, जैसे लोहा हो, लोहे का गुटका हो गया, फिर लकड़ी का गुटका हो गया, इसे अपारदर्शक की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे की टॉपिक देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज। अब मान लीजिए कि दोस्तों प्रकाश की किरण के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और जहाँ तक उसके मार्ग में रुकावट नहीं आती वो चलता जाता है। और प्रकाश जब भी होता है कि 1-2 नहीं होता। प्रकाश की गिनती शायद अभी तक कल्पना नहीं कर सकते हम उसकी, कितनी है कितनी नहीं, लेकिन जब भी जाती है उसको हम एक गुच्छे में जब भी प्रकाश जाए उसको एक साथ जोड़ देते हैं तो वही पूरा हो जाता है प्रकाश की किरण पुंज।
प्रकाश की किरण पुंज। अगर मान लीजिए एक कोई प्रकाश जाता है तो एक साथ में हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण पुंज। अब प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब इसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ेंगे या फिर लेंस से संबंधित कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसमें किरण पुंज आपको बहुत मदद करेगा। आइए देखते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है। अब अगर यहाँ पे प्रकाश ऐसे लगातार आता रहे और इधर का चिन्ह रहेगा, अगर इस पे आपको मिलता हुआ प्रतीत हो, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई प्रकाश मिलता हुआ प्रतीत हो तो आप तुरंत उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अगर किसी एक बिंदु पर प्रकाश केंद्रित होता हुआ प्रतीत हो तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया? अभिसारी किरण पुंज हो गया आपको। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का बिल्कुल उल्टा, आप बोल सकते हैं एकदम विपरीत अपसारी किरण पुंज होता है। जैसे यहाँ पे हम किसी एक पॉइंट पे प्रकाश केंद्रित होता हुआ पाते थे, लेकिन अपसारी किरण पुंज में आप किसी एक पॉइंट से प्रकाश निकलता हुआ पाएंगे। किसी एक पॉइंट से प्रकाश लगातार आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, उसे क्या बोला जाएगा, अपसारी किरण पुंज। यही डायग्राम है। आप ऐसे अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको भूल नहीं पाएंगे। जैसे ये आप निशान भी लगा लीजिएगा, ये एरो का निशान, ताकि आपको पता चले कि प्रकाश इधर निकल रहा है किसी एक पॉइंट से। ठीक, ये हो गया अपसारी किरण पुंज। अब अगला है, अपसारी किरण पुंज। इसके बाद अब समांतर किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जो होती है, आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि समांतर समांतर का मतलब होता है जो एक दूसरे पर कभी प्रतिच्छेद ना करें या फिर काटे न। ये अपने ही मार्ग पे सीधा एक निश्चित दूरी बनाते हुए निकल जाती हैं। ये होती हैं समांतर किरण पुंज। अब आप लोगों को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और अपसारी अभिसारी समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम, वस्तुएं जिनमें से प्रकाश की किरण पुंज एक ही दिशा में, मान लीजिए अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी किरण पुंज, आप इसमें लिख सकते हैं कि अभिसारी किरण पुंज में आप लिख सकते हैं कि प्रकाश किसी एक बिंदु पे केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है। अभी आपको डायग्राम बना के दिखाए थे, आप वही डायग्राम यहाँ पे बना लीजिएगा। अपसारी किरण पुंज के लिए मान लीजिए ये पॉइंट है, आप यही डायग्राम बना लीजिएगा। उस पर यहाँ पे केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है, ये निशान ऐसे लगा लीजिएगा। इस पॉइंट पे केंद्रित होता हुआ प्रतीत होगा। अब अपसारी किरण पुंज, अपसारी मतलब एक पॉइंट से
अपसारी किरण पुंज में आप लिख लीजिए कि प्रकाश किसी एक बिंदु से लगातार निकलता हुआ प्रतीत होता है, एक बिंदु से लगातार निकलता हुआ प्रतीत होता है। ये वाला डायग्राम उसके सामने आप बना लीजिएगा। ये देखिए, ऐसे डायग्राम बनाए रहेंगे तो आपको नोट्स रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज बिना एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हुए सीधी निकल जाएं एक निश्चित दूरी बनाते हुए, ये होती हैं समांतर किरण पुंज। ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये वाला एरो आप इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी लगाइए एक साइड में लगाइए। ठीक, अब हो गया प्रकाश की किरण पुंज के बारे में। प्रकाश किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी हो गया। अब दोस्तों, इतनी टॉपिक के जानने के बाद अब हम प्रकाश के परावर्तन पे हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि प्रकाश की किरणों के क्या गुण होते हैं, कि प्रकाश किसके माध्यम में गुजर सकता है, और प्रकाश की किरण पुंज अगर निकल रही है किसी एक पॉइंट से तो उसे क्या बोलते हैं, अगर आ रही है एक पॉइंट पे तो उसे क्या कहते हैं, अगर सीधे सीधे निकल जा रही है तो उसे क्या कहते हैं। इन सब को जानने के बाद अब हम इस लायक बन गए हैं, आप ये कह सकते हैं कि इस लायक बन गए हैं कि अब हम प्रकाश के परावर्तन को पढ़ सके। तो आइए अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ें। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब आप परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि प्रकाश किसी ऐसे तल पे पड़े। मान लीजिए रिफ्लेक्शन होने के लिए किसी तल की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए कोई चिकना तल है, ये अगर प्रकाश इस पे पड़ रहा है, किसी एक कोण पे पड़ रहा है, तो अब ये पड़ के सीधा सीधा मतलब एक निश्चित कोण पे ये प्रकाश निकल जाए, तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन। ये जो पूरी क्रिया होगी यही होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में अब ये जो किरण आती है, अब इसको हम नाम दे सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। अब इस किरण का नाम हम दे सकते हैं परावर्तित किरण। अब ये जहाँ जिस पॉइंट पे टच हुआ है, अगर इस पे हम एक अभिलंब डाल दें तो इसको क्या बोला जाता है कि अभिलंब, या फिर आपतन बिंदु। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब इसे बोला जाएगा अभिलंब। अब ये जिस पॉइंट पे टच करता है इसे क्या बोल सकते हैं, आपतन, आपतन बिंदु। ठीक, परावर्तन क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी ऐसे तल पे टकराती है जिससे प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वापस हो जाए, तो ये पूरी घटना एक ही माध्यम में हो, तो ये क्या हो जाती है, प्रकाश का परावर्तन के नाम से इस घटना को जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन, किसी एक तल पे कोई प्रकाश टकराए, फिर वो उसी माध्यम में प्रकाश परावर्तित हो जाए, इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन, इससे संबंधित आपको दो नियम बताए गए हैं, आपकी किताब में भी मिलेगा ये दो नियम। ये दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछता रहता है आपका। आइए पढ़ते हैं परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके दो नियम हैं। उस नियम को पढ़ने के लिए आपको पहले एक डायग्राम बताएं, डायग्राम के माध्यम से अगर हम बताएंगे तो आपको नियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो डायग्राम अभी बनाए थे उसी डायग्राम को बनाते हैं। ये हो गई आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये हो गया हमारा
अभिलंब। अभिलंब। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है, इसी फिगर से आप समझ जाएंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तल है, एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम कहता है। आप इस डायग्राम के नीचे लिख लीजिए पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। अब दोस्तों, आपतित किरण का कोण अगर हम माने, अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच का अगर हम कोई कोण मानते हैं तो इसको आई मान लेते हैं, और ये आपतन बिंदु अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच अगर हम कोण को बताते हैं इसको आर मान लेते हैं। ये कोण का सिंबल है, इसको आई, इसको आर। अब दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, आपतित किरण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई, आपतन कोण इक्वल्स टू कोण आर। ये होता है दूसरा नियम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपका पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई बात समझ में। तो परावर्तन के दो नियम आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, गोलीय दर्पण। अगला टॉपिक गोलीय दर्पण। दोस्तों, गोलीय दर्पण, आपको इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा। मान लीजिए आप एक कॉपी लिए हैं, मान लीजिए ये पेपर है, इसको हम क्या करें, एक ऐसे गोल नुमा बना दें, एक पुपली टाइप का, एक पोल टाइप का, जिसमें से ये पूरा खोखला हो, अंदर आ जा सके पूरा, मतलब आप इधर से उधर देख सकें। तो अगर हम इसको एक जगह से थोड़ा से करके इतना अगर काट देते हैं, अगर काटने के बाद तो आपको एक छल्ला टाइप मिलेगा। मान लीजिए ये पूरा, ये मान लीजिए एक बेलन टाइप का है, जिसमें आप इधर से उधर पूरा देख सकते हैं। अंदर पूरा खाली है, ये बेलन टाइप का है लेकिन अंदर पूरा खाली है। अब अगर इसको हम कहीं से काट के अगर छल्ला छल्ला अलग कर दें ऐसे ऐसे करके, तो इसमें कई छल्ले टाइप के आपको रिंग मिल जाएंगे। तो अब इसको एक रिंग अलग कर दे, मान लीजिए ये हो गया। अब इसमें से जब छोटे छोटे जो रिंग मिलेंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे, ये छोटा छोटा रिंग आपको मिलेगा इस तरह से। अब गोलीय दर्पण बनता कैसे, मान लीजिए वो ये इतना है, गोलीय दर्पण ही है, ये होता है गोलीय दर्पण। आप इसमें अंदर खाली रहता है, इसको गोलीय दर्पण को आप बोल सकते हैं। अब गोलीय दर्पण की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के कांच का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण
किसी खोखले गोले के कांच का एक भाग होता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का कैसे होता है, मान लीजिए अब इसको हम यहाँ से काट दें तो ये एक भाग ये मिलेगा, एक भाग ये, एक भाग दबा हुआ मिलेगा, एक भाग उभरा हुआ मिलेगा। अब ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप का दर्पण हो गया। ठीक अरुण, अब दोस्तों आगे की टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर ये वीडियो इसी तरह बनाते रहे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर होने लगेंगे कि 40-40 मिनट 45-45 मिनट 1-1 घंटा पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं है, आराम से पढ़िए। दोस्तों आप लोगों को पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ साथ आप लोग हम लोगों की मेहनत का, हमारी पूरी टीम की मेहनत का आप लोगों को बस एक चीज़ करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के उसके नीचे एक घंटी टाइप का आएगा, आप उसको दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत मिल जाएगी। और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ लें और ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। लॉकडाउन में फ़ायदा उठा ही सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा टाइम खाली ही मिलता है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी दिक्कत हो दोस्तों, आप लोगों को कोई क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अभी मान लीजिए ये तो थियरी चल रहा है, अब इसके बाद न्यूमेरिकल जब चलेगा तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप कमेंट में आप डाल सकते हैं, या फिर जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है आप कमेंट करिए। अगर समझ में आया है तो भी कमेंट करिए कि ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं गलत हो रहा है, कुछ का पढ़ाई नहीं ठीक हो पा रही है या फिर गलत पढ़ा रहे हैं तो आप मौका दीजिए कि सुधारें। धन्यवाद।